गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो कल जो है आप लोगों को समझाया था, क्या बताया था? विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, क्या क्या शर्तें होती है? अब हम दोबारा से फिर नहीं बताएंगे, ये आप ही लोग बताएंगे सब। चलिए बताइए, विशेष राज्य दर्जा देने के लिए समझा दिए थे क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व कम, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगनी चाहिए और आर्थिक पिछड़ापन। ये सब सारे कंडीशन है। तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था? समिति का गठन हुआ था और कब हुआ था? कब हुआ था? 1969। किसके सुझाव पर? गाड़ी सब नोट्स देख देख के बोल रहे हैं, एक्सपर्ट बने ही गए सब लोग। गाड़ी ठीक। लाभ क्या है, एक बार फिर से रिकॉल हो जाए, लाभ क्या है आप बताएंगे? अनुदान होता है 90%, पापा नहीं करना होता है। क्या अनुदान होता है? अनुदान अरे ऐसे बताया जाता है, कोई मतलब ऑर्डर केंद्र सरकार जो अनुदान देती है उसमें 90% अनुदान होता है, उसमें 10% वापस करना होता है। और राज्य का जो होता है उसमें 70% मतलब अनुदान हो जाता है, 30% वापस करना होता है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, जो भी योजनाएं चलती हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके लिए भी क्या, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसमें क्या होता है कि 90 और 10 का रेशियो होता है। 90-10 का मतलब समझ रहे हो? 90% केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग करता है और 10% राज्य सरकार फंडिंग करता है। लेकिन और जो स्टेट है उसमें क्या होता है, 70-30 का रेशियो होता है। ठीक है, तो सही बात आप बताएं, लाभ ये ठीक है। और एक पॉइंट जो एक टेक्निकल पॉइंट था, कौन बता सकता है उसको? वो लिखा है नहीं, एक टेक्निकल पॉइंट था इसमें जो इस लाभ का सबसे की पॉइंट था। बताइए, आप तीनों लोग बताएं मिलकर। आपका नाम क्या है? अभय। एक हमारे साथ थे अभय, हम उससे सोशल जस्टिस पढ़े थे, जो इस समय चल रहा होगा शायद आपके। सर जो अनुदान मिलता है, हाँ, जो अनुदान पूरे तरह से खर्च नहीं कर पाते हैं तो वो अनुदान अगली बार में लग जाता है। अगली बार में ऐड ऑन हो जाता है। सही। हानि क्या है? हानि क्या है? अब आप मत बताइए, इस लाइन से सारे लोग मिलकर बताएं हानि क्या है। हानि क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? बताइए, आप दोनों लोग भी कुछ बताया करिए, नोट्स और रिवीजन करते हैं आप लोग हैं? बताइए हानि, आप लोग बताएं। कितने लोग कल जो है गोला मारे थे? कितने लोग गोला मारे थे? कैसे समझ रहा है? आप तो आए थे ना? नहीं, तब चल रहा था जब आप ये वाला हानि भी बता दिया। अच्छा ठीक है भाई, सारे लोग चले गए थे, मैं मान लिया सारे लोग चले गए थे। नुकसान ये, हानि ये है, केंद्र सरकार के वित्त पे बोझ का काम करता है। ठीक है, बात सारा समझा दिए थे कल। आज आपको लिखना है। और एक बात और, आज आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसका नाम है गुड गवर्नेंस, सुशासन। सुशासन कितने लोग पढ़े हैं इसके पहले? कोई पढ़ा है? सुशासन आपका जो है यूपी स्पेशल में तो है ही है, और आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा सुशासन, गुड गवर्नेंस।
चलिए कल ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होता, आप लोग भागने लगे, आप लोग भागे ना होते तो कल ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होता। चलिए देखिए, विशेष राज्य, एक मिनट हेडिंग का नाम लिखिए, विशेष दर्जे वाले राज्य क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज तो पूछे ना, विशेष राज्य कितने हैं टोटल? 11। कौन कौन है, कौन बता सकता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और 7 पूर्वोत्तर राज्य और एक सिक्किम है। एक सिक्किम, 7 पूर्वोत्तर राज्य, एक सिक्किम। पूर्वोत्तर राज्य का नाम कौन कौन बता सकता है? बताइए। असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ट्रिक ये है कि 7 सिस्टर को याद कर लीजिए, जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, और उसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इतना याद कर लेंगे तो फिर आपका काम, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है। विशेष राज्य का दर्जा किसको किसको मिला है, और यह कौन, आर्टिकल कितना है इसका, कहां से कहां तक, कौन बताएगा? कहां से कहां तक है, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया है? एक मिनट, आप लोग बताएं, ये पढ़े हैं, ये कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं है, आप तीनों लोग मिलकर बताएं। क्वालिटी वाले सर आपने पढ़ाया, आप बताएं, आप आज पहली बार आए हैं? अच्छा बताइए, कौन बता सकता है? से 371, हाँ, से 371 से ठीक, लिखिए। अब लिखने में कोई समस्या तो नहीं है, कल आधा घंटा समझाए इस टॉपिक को, नहीं आता है तो आपकी जिम्मेदारी। कल मेरा गला पकड़ लिया था चिल्लाते चिल्लाते। देखिए, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड है, मापदंड निर्धारित किए गए, मापदंड निर्धारित किए गए। निर्धारित किए गए जिसमें राज्यों के पिछड़ेपन का, जिसमें राज्यों के पिछड़ेपन का सही आकलन किया गया, जिसमें राज्यों के पिछड़ेपन का सही आकलन किया गया, उसी के अनुसार किया गया है, उसी के अनुसार उन्हें विशेष राज्य का दर्जा, उसी के अनुसार उन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। हेडिंग लिखिए, प्रदान किया जाता है। हेडिंग, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए शर्तें, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए शर्तें, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए शर्तें। देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, क्षेत्र के पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, पहला लिखिए, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। अगला पॉइंट, राज्य की आय की प्रकृति निर्धारण न होना, राज्य की आय की प्रकृति निर्धारण न होना। अगला पॉइंट, जनसंख्या का कम घनत्व, अगला पॉइंट, जनसंख्या का कम घनत्व। उच्च आदिवासी संख्या या उच्च या अत्यधिक आदिवासी
जनसंख्या, अत्यधिक आदिवासी जनसंख्या। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक, सीमा एक। अच्छा, कितने लोग जो है पहला क्लास नहीं किए? आप लोग पहले बाहर खड़े, आप लोग बाहर खड़े थे, क्लास नहीं की पहला क्लास? हाँ, आप लोग नहीं किए, आप लोग नहीं किए, क्यों? पढ़ लीजिए, काम का चीज है। दो नहीं सर, ये तो लास्ट में चले गए 5 मिनट पहले। देखिए, क्लास करना चाहिए, ऐसा नहीं कोई टीचर खराब नहीं होता, कोई टीचर खराब नहीं होता, बस आपके समझने का पेड़ है। ठीक, जैसे उस दिन हमको इतना बता दिया गया तो क्लास किया करिए, क्लास में छोड़ा करिए। एक बात जानिए, क्लास करने का मैं अपना फंडा बता रहा हूँ। जब मैं इलाहाबाद था तो 1 मिनट के लिए आपका टाइम देंगे, हो सकता है इससे कुछ फायदा हो। मैं जब अकेले रहता था तो खाना बनाता था, तो खाना बनाते समय मैं लीड लगा देता था और लीड लगा के करंट सुनते थे। अब ऐसा नहीं कि मुझे पूरा करंट याद होता था, 18 20 घंटे का वीडियो रहता था और मैं उसको 4 बार एग्जाम के पहले सुन लेता था। मेरे दिमाग में बस इतना चलता था कि ये जो 1.5 घंटे का शेड्यूल है, इसमें अगर मेरे दिमाग में 10 पॉइंट आया तब भी मेरा फायदा होगा। अगर मेरे दिमाग में 10 पॉइंट घुसा, सिर्फ 10 पॉइंट, तब भी मेरा कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो इसलिए आप लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। ऐसा है कि नहीं कि आपको कुछ ज्ञान नहीं देंगे। कितना रोल है? कितना रोल है? बहुत रोल है भाई। मेंस में क्वेश्चन आता है आपका, मेंस में आपके क्वेश्चन बनता है कम से कम 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन अगर आपका आ गया, मान के चलिए 8 नंबर और 12 नंबर, तो कितना आपका गया? एक नंबर का खेल होता है, एक नंबर से हम लोग बाहर हो गए। 0.5 नंबर से एक नंबर का खेल है। क्या कहते हैं वो चीज एक बार समझा दीजिए, जो ये हमलाइजेशन को लेके चल रहा है, वो मैटर अभी कोर्ट में, आज कल कोर्ट का है क्या समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत पेचीदा चीज है और उसको समझाने के लिए क्लास नहीं, अलग से कभी बता देंगे। हाँ, वो क्लास का विषय नहीं है, लेकिन बता देंगे बहुत पेचीदा है। उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो कम नंबर वाले अंदर हो जाएंगे और कितने लोग ज्यादा नंबर वाले बाहर हो जाएंगे, ये तो बता है, जैसे उसमें ये बोलेंगे बता देंगे। वो अभी तो डिस्कस न करिए, ठीक है? तो क्लास करिए, ठीक, क्लास करिए। और कभी आप लोग ये ऐसे खाली रहा करिए ना, जैसे मान लीजिए कुछ कर रहे हैं तो करंट सुना करिए, लीड लगा के। एक ईयरबड ले लीजिए, वो ज्यादा सही होता है। ईयरबड है किसी का? एक ले लो। आप लोग ना जब खाली समय रहे तो उसको लगा के सुना करो। ये मत सोचा करो कि मेरे पास 100% दिमाग में आएगा, 2 पॉइंट आया तो आया ना। उस बेकार टाइम में आपके दिमाग में 2 पॉइंट आया, वो भी बहुत बड़ी बात है। अंतरराष्ट्रीय सीमा एक राजनीतिक क्षेत्र में स्थित होना। अगला पॉइंट था, अंतरराष्ट्रीय सीमा एक राजनीतिक क्षेत्र में स्थित होना, राजनीतिक क्षेत्र में स्थित होना। अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ापन होना, में पिछड़ापन। अब नोट में लिख लीजिए, नोट लिखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पता है? जैसे जो फर्नीचर, ये व्यवस्थाएं, यही सब में पिछड़ापन होना। नोट में लिखिए, ये नोट में लिख लीजिएगा। वर्तमान में देश के कुल 11 राज्य, वर्तमान में देश के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब सारे लोग अपना नाम लिख लीजिएगा उसमें, ठीक? ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेगा। वर्तमान में देश के कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, नोट में लिखिएगा। और ये काम आप लोगों का है, 11 राज्य का नाम लिख लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, प्रावधान। लिखिए, संविधान में इसके लिए प्रावधान। हाँ, हेडिंग, संविधान में इसके लिए प्रावधान। लिखिए, संविधान में
इसके लिए प्रावधान संविधान में, इसके लिए प्रावधान संविधान के भाग, संविधान में इसके लिए प्रावधान संविधान के भाग कौन से भाग में होगा बताइए, कौन से भाग में होगा? जब अनुच्छेद नहीं बता पाए तो भाग कहां से बता पाओगे? ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। पांच भाग 5 होता है, हैं? कितने भाग होते हैं बताइए? तब कहां से 5 बता दिया? वो क्या हो, वो क्या भाग है, क्या है भैया यही बताइए। जो आप बताए हैं वो क्या है? नहीं, जो 6 आप बताए हैं वो क्या है? कौन बताए? क्या सर 6 क्या? अब हम बता देंगे तो वही तो क्वेश्चन है। सर 16वें भाग में नहीं, संविधान में क्या क्या है? 6वें भाग में क्या है कि 5वें भाग? 6वां या 5वां भाग होता है कि अनुसूची होता है? सर भाग भी तो होता है, अनुसूची नहीं होता। अलग होता है दोनों। सर अलग होता है, अलग होता है। वही मैं इनसे कह रहा था, जो आप डिस्कस किए नाम लिए हैं वो अनुसूची है, ठीक, और भाग दूसरा होता है। देखिए संविधान के, देखिए भाग 21 में, भाग 21, भाग 21, इतना समझाने के चक्कर में मेरा क्लास पीछे हो जाता, सही बता रहा। सर समझ में आना चाहिए, पीछे तो क्या। अरे तो वहाँ मतलब जितनी चीज समझेंगे, समझा हुआ तो रहेगा, पढ़े तभी ले। हाँ ये बात, इसीलिए तो मैं फोकस करता हूँ समझाने पर, समझाने पे इसीलिए मैं फोकस करता हूँ। क्लास क्या है, मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, आप लोग अगर समझ रहे हैं। भाग 21 में देखो पैसे का मुझे कोई वो नहीं रहता, आप 4 घंटा पढ़िए, मैं 2 ही घंटे पैसा मुझे लगे रहेंगे। 4 घंटा पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा। देखिए देखिए भाग 21 में अनुच्छेद 371, भाग 21 में, भाग 21 21 ठीक है। भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए, शब्दों में क्या रखा है। चलिए 21, ठीक है, आप समझ में आए ना। 21 अनुच्छेद 21 लिखिए, फिर 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जे, 371 से 371 सब क्लास जे लिखे यहाँ, जे में वर्णित है, जे में वर्णित है। अगले लाइन से, जे में वर्णित है। लिखिए, इसका सुझाव किसका? विशेष राज्य का दर्जा देने। इसका सुझाव गाडगिल समिति ने, ठीक है, गाडगिल समिति ने 1969 में दिया था। समिति ने सिफारिश किया था या सुझाव दिया था? सुझाव दिया था या सिफारिश किया था? ठीक, अगला लिखिए, हेडिंग, विशेष दर्जे के राज्य को लाभ, विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य को लाभ। हेडिंग लिखिएगा, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य को लाभ। हेडिंग लिखिए, राज्यों के राज्य को केंद्रीय सहायता के तहत, राज्य को केंद्रीय सहायता के तहत, राज्य को केंद्रीय सहायता के तहत प्रदान की जाने वाली राशि में 90% अनुदान, 90% अनुदान और 10% उधार शामिल होता है। 10% उधार शामिल होता है।
अगला पॉइंट, अब इसमें क्या है, जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, ठीक। तो लिखिए अन्य राज्यों को, अन्य राज्य मतलब जो विशेष राज्य दर्जा नहीं प्राप्त है, ठीक। अन्य राज्यों को केंद्रीय सहयोग के तहत 70% राशि देखिए, एक फैक्ट हम थोड़ा सा मेरे मुंह से मिस्टेक से गलत निकल गया होगा, बात समझिएगा। इसमें जो है ना 70% राशि उसको वापस करना पड़ता है, ठीक है। राज्य को 30% अनुदान मिलता है। कितना मिलता है? अन्य राज्यों को, पहाड़ी राज्य जो होते हैं उनके लिए ये कंडीशन लिखिए। राज्यों को सहयोग के तहत 70% राशि ऋण के रूप में, 70% राशि ऋण के रूप में और 30% राशि अनुदान के रूप में। 70% राशि ऋण के रूप में और 30% राशि अनुदान के रूप में, दी जाती है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने विशेष, केंद्र सरकार ने विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के बाद, केंद्र सरकार ने विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के बाद इन राज्यों को गर्मी लग रहा है, आपको पंखा बंद कर दीजिए। इन राज्यों को विशेष पैकेज की सुविधा और कई तरह के टैक्स की राहत दी जाती है। विशेष पैकेज की सुविधा और कई विशेष दर्जा और कई तरह की टैक्स राहत दी जाती है, कई तरह के टैक्स से राहत दी जाती है। अब चिंताएं लिखिए, चिंताएं या चुनौतियां या फिर हानि, चिंताएं या हानि दोनों लिखिए, ठीक है। हाँ, हेडिंग है चिंताएं, ब्रैकेट में हानि। ये क्या कहते हैं, जो मतलब 90% अनुदान देते हैं वापस थोड़ी नहीं करना, तो विशेष राज्यों को है ना, मतलब जो किसी आदमी को 100% मिला, हाँ तो सर हर साल मिलता था, मतलब 90% तो वो नहीं देगा और 10% मतलब चुकाएगा क्या? हाँ 10% चुकाएगा। जो विशेष राज्य होते हैं तो उसको जैसे मान लीजिए 100 रुपये उधार मिला केंद्र से, ठीक, तो 90 रुपया उसको नहीं देना पड़ेगा, 10 रुपये उसको उधार चुकाना पड़ता है, ठीक। जैसे अभी एक और स्कीम चला था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कि जो रोजगार नया बैठाने के लिए, तो उसमें भी सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी भी यही होता है कि उसमें क्या है, कुछ पैसे जो है आपको नहीं देने पड़ते थे, ठीक, माफ करता था, सरकार वहन करता था। अब चिंताएं या ब्रैकेट में लिखिए हानि। लिखिए इसमें केंद्रीय वित्त पर बोझ बढ़ाता है। इसमें केंद्रीय वित्त पर बोझ बढ़ाता जा रहा है। इसमें केंद्रीय वित्त पर बोझ बढ़ाता जा रहा है। अगला पॉइंट, एक राज्य को विशेष दर्जा देने के कारण दूसरे राज्य भी इसकी मांग करते हैं। एक राज्य को विशेष दर्जा देने के कारण दूसरे राज्य भी इसकी मांग करते हैं। जैसे नीतीश कुमार खूब जोरों शोरों से मांग कर रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, कोई भी नया राज्य जिसे विशेष दर्जा दिया गया है, कोई भी नया राज्य जिसे विशेष दर्जा दिया गया है, मौजूदा राज्यों से अधिक मांग पर, कोई भी नया राज्य जिसे विशेष दर्जा दिया गया है, मौजूदा राज्यों से अधिक मांग कर सकता है। मौजूदा राज्य से अधिक मांग क्या? पैसे का मांग कर सकता है। मौजूदा राज्य से अधिक मांग कर सकता है पैसे का, जिससे लाभ कम हो सकते हैं, जिससे लाभ कम हो सकते हैं, जिससे लाभ कम हो सकते हैं, जिससे लाभ कम हो सकते हैं। यह चिंता विशेष श्रेणी के दर्जे से संबंधित है। यह चिंता विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे से संबंधित है। यह चिंता विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे से संबंधित है। ठीक, अगला पॉइंट, विशेष दर्जे मिलने से, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से, देखिए विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्यों को, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्यों को आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ नहीं होता, क्योंकि अभी इसके बाद टेक्निकल पॉइंट समझाते हैं। आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ नहीं होता है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत दिए जाने वाले लाभ न्यूनतम होंगे। अब इसके बाद समझिए, ये लाइन में समझाने वाला पॉइंट है, समझ लीजिएगा। देख लीजिए पहले, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्यों को आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ नहीं होता है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत दिए जाने वाले लाभ न्यूनतम होते हैं। क्योंकि नहीं पढ़े, क्या लिखे, पूरा लाइन ही नहीं लिख पाए। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्यों को, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्यों को आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ नहीं होता है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत, जो वर्तमान व्यवस्था चल रहा है, मौजूदा व्यवस्था के तहत दिए जाने वाले लाभ न्यूनतम है। इसका बात समझिए, दिए जाने वाले लाभ न्यूनतम है। जैसे किसी राज्य को चाहिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 करोड़, ठीक, और मिल कितना रहा है, खर्चा उसके पास है 1000 करोड़ और मिल कितना रहा है, मान लीजिए 300 करोड़। तो बताइए उससे उसको कोई विशेष लाभ होगा? खर्चा तो उसका 1000 का है, 1000 करोड़ का, उसने डिमांड किया 1000 करोड़ का, लेकिन राज्य जो है सहायता के रूप में कितना दे रहा है, केंद्र सहायता के रूप में कितना दे रहा है, 300 करोड़। तो फिर क्या होगा, वही हुआ ऊँट के मुंह में जीरा है। तो इसमें कर ही क्या पाएगा वो बेचारा। तो यही इसका नेगेटिव फैक्टर है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग, अगला पॉइंट, विशेष राज्य का दर्जा देना कब शुरू किया गया? विशेष राज्य का दर्जा देना कब शुरू किया गया? विशेष, ये हेडिंग है, विशेष राज्य का दर्जा देना कब शुरू किया गया? लिखिए ब्रैकेट में 1971 से 66, सॉरी 1961 से 66, 1961, 1961, मतलब ऐसा नहीं समझ पाते,
अरे हमें इंग्लिश भी आती है, ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में बोल दिए। तो बोले तो 1961 बोले नहीं। 1961 में देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान में, अच्छा एक पॉइंट बताए, रुक जाइए, ठप स्टॉप। योजना अवकाश कब शुरू हुआ बताइए? योजना अवकाश अब मतलब स्टाफ का हिंदी देखिएगा, रुक जाना, ठीक? हाँ बताइए योजना अवकाश। योजना अवकाश का कौन मतलब टाइम पीरियड कब का था? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? नहीं पता। 66 से कुछ तो पहुंचे आप, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पूछे। आप बताएं, 3 लोग आप बताइए। सर इधर ध्यान नहीं आ रहा, पता है कुछ तो बताइए। सर सर आप ऑप्शन दे दो। दोबारा सर। सर इसी तीसरी योजना के बाद शायद 3 वर्ष का था। नहीं ऑप्शन दे रहे हैं सर, चीन के यूपी के बाद हुआ। ऑप्शन दे रहे हैं। इतना पता है। पहले पूरा ऑप्शन को लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी हम पूछते हैं। बताइए कौन सा होगा? ये 1969 है। कौन बता रहा है? कौन किस ऑप्शन के साथ जा रहा है? और कौन? हाँ तीसरा वाला। अच्छा और कोई? आप लोग बताएं, आप बताएं, आप दोनों लोग बताएं। बताइए, आपका एक कॉपी चेक करके रखा हुआ, प्रियंका मौर्य आपका नाम है ना? एक कॉपी आपका रखा हुआ, दे नहीं आया, 2-3 दिन आपका आया, 30 दिन आया। बताइए तीसरा वाला। आप दोनों लोग बताएं। हैं? बी। आप जो पहला जा रहे हैं वही सही, जो पहला जा रहा है वही सही। ठीक, देखिए, देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा 1966 1966 से 1969 ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट में 1966 से ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा 69 की योजना अवकाश अवधि के दौरान ये सब जानते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल का तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, ये सबको आना चाहिए। अगर ये इतने बेसिक क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे हैं तो समझिए कि तैयारी आपकी अभी बहुत निम्न स्तर पर है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाते, मतलब ये क्वेश्चन अमूमन जो एसएससी का तैयारी कर रहा होगा उसको भी पता होगा, जाके आप क्लास अंदर वहाँ ठीक ठाक पढ़ने वाले होंगे तो उन लोगों को भी पता होगा। योजना अवकाश अवधि के दौरान केंद्र को राज्यों को अनुदान देने के लिए इसके पीछे कहानी है। योजना अवकाश आया क्यों था? देखिए वो टॉपिक नहीं, अभी टॉपिक भटक गया है। योजना अनुदान देने के लिए निश्चित, एक मिनट,
योजना अवधि के दौरान केंद्र को राज्यों के अनुदान देने के लिए एक निश्चित सूत्र की आवश्यकता थी, एक निश्चित सूत्र की आवश्यकता थी उस समय, एक निश्चित सूत्र की आवश्यकता थी उस समय केवल योजना आधारित अनुदान, उस समय केवल योजना आधारित अनुदान दिया जाता था। पूर्ण 1969 में पांचवें वित्त आयोग, 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने केंद्रीय सहायता के लिए, आयोग ने केंद्रीय सहायता के लिए सूत्र तैयार किए, केंद्रीय सहायता के लिए एक सूत्र तैयार किए। जो समिति गाडगिल समिति की सिफारिशों के नाम से जाना जाता है, जो समिति गाडगिल समिति की सिफारिशों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में, उस समय की बात लिखी है, वर्तमान में तत्कालिक समय में तीन राज्यों को, तत्कालिक समय में जब ये योजना शुरू हुई, तत्कालिक समय में 3 राज्यों को, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, तत्कालिक समय में 3 राज्यों असम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये वैसे टॉपिक इकोनॉमिक्स का है, यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, बता ही देते। चलिए, बताने का यही मतलब था कि ये योजना अवकाश क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे की कहानी क्या है। भारत चीन युद्ध हुआ था, उस वजह से मतलब भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी तो रोक दी थी। नहीं, वो नहीं, और भी उस टाइम जो है योजना अवकाश इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि पहले जो सत्ता में कांग्रेस थी, फिर उस कांग्रेस हट गया था, 2 साल के लिए जनता पार्टी का सरकार बना, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री, तो उनके द्वारा ऐसा किया गया। ठीक, चलिए खत्म। कुछ आपकी पृष्ठभूमि ये भी थी, वो रहा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विशेष रीजन यही था, अगर कांग्रेस होता तो ये कंटिन्यू करता, वो चीन युद्ध से कोई मतलब नहीं। जैसे अभी क्या शुरू हुआ, योजना जो पंचवर्षीय योजना चलता था उसके जगह पे क्या आ गया, कौन बताइए। पंचवर्षीय योजना के जगह पे क्या शुरू किया गया, कब स्थापना हुआ, 2014 में, 15 में 15 में हुआ था। चलिए, अब चलिए देखिए सुशासन। पहले काम करिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए चैप्टर का नाम लिखिए, उत्तर प्रदेश सुशासन, चैप्टर का नाम है, टॉपिक उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, का अधिकार और समाधान योजना, ये इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये टॉपिक का नाम है आपका गुड गवर्नेंस, ठीक, सुशासन।
लेखा परीक्षक की सारा हो गया इसमें टॉपिक में हुआ नहीं। सर नहीं होगा। टॉपिक देखिए सब एक एक पॉइंट हो गया जो पढ़ाए थे। चैप्टर का नाम क्या था? संचित निधि हुआ कि नहीं? राजभाषा हुआ कि नहीं? और उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा हुआ कि नहीं? तो टॉपिक जितना था सब हो गया। सर ये समझ में नहीं आया, लोक नीति अधिकार तो हाँ सर ये वाला जो चैप्टर का नाम कहा था? सर इसमें क्या है? अच्छा, ये जो टॉपिक खत्म हुआ उसकी बात कर रहे हैं क्या? क्या बोले? मतलब सर ये नहीं समझ आया ये क्या है? राष्ट्र के लोक नीति अधिकार संबंधित मुद्दे, ये टॉपिक था। अच्छा, टॉपिक आप पहले लिखे थे ना? नहीं, जब हम दोबारा से लिखवाए थे, जब टॉपिक शुरू किए तो उसमें क्या था? सर यही सर आपने लिखा है दोबारा से सर नहीं पता। तो दोबारा नहीं, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, 7वां चैप्टर 7 चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो उस टॉपिक का नाम रहा होगा। देखिए कुछ नाम लिखवा, सर आपने सिलेबस लिखाया था ना? अभी लिखवाए थे। देखिए टॉपिक का नाम यही था, उत्तर प्रदेश के विशेष राज्य का मापदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल और राज्य निर्वाचन आयोग। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं? कोई बचा टॉपिक? तो यही टॉपिक तो पढ़ाएं। ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या नहीं कह रही हूँ सर, मैं ये नहीं कह रही आप नहीं कह रहे, मैं ये पूछ रही हूँ सर ये मतलब क्या है, ये आपकी सारी मतलब ये क्या है? ये किस टॉपिक का है ये मैं पूछ रहा हूँ। सर ये इसी का है। ये वाला रह गया यूपी के स्थायी प्रशासन एवं शहरी पंचायत। ये भाई अभी ये नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक तो सर वो छूटेगा नहीं। सर चैप्टर तो वही है। नहीं वो अलग से है। सुशासन, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था पूरा पढ़ाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था में है। और कौन सा आप कह रहे हैं? ये टॉपिक जो पॉलिटी वाला लिखवाए थे, हाँ मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो शेड्यूल वहाँ से आता है, मैं सिलेबस खुद से लिखवाया था, तो इस वजह से थोड़ा ओवरलैप कर रहा है इधर उधर। हाँ, बाकी टॉपिक जितना लिखवाएंगे सब आप मिला लीजिएगा, सब रहेगा। हम अपने तरफ से सिलेबस बनाए थे और उसमें क्या है कि अब वहाँ से जो आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना पड़ता है। सही मायने में तो आज यहाँ सुशासन नहीं चलना चाहिए था, आज यहाँ पे विधान चलना चाहिए था, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक हमारे शेड्यूल के अनुसार। लेकिन अब वहाँ से आ रहा है तो हमको वही फॉलो करना पड़ता है। महाधिवक्ता ये सब रह गए। हाँ अभी है, वो सब है। अभी देखिए महाधिवक्ता है, फिर उसके बाद विधानसभा है, फिर और उसके बाद पंचायती राज है, ये सब सारा अभी टॉपिक। राज्यपाल, उसके बाद उच्च न्यायालय बचा है, ये सब टॉपिक आपका बचा है, छूटेगा नहीं, टेंशन ना लीजिए। और इसमें जो टॉपिक लिखवाए थे उसमें कंप्लीट हुआ नहीं। देखिए संचित निधि ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आकस्मिक निधि ये भी हो गया, विशेष राज्य का मापदंड ये भी हो गया, राजनीतिक दल ये भी हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें कोई टॉपिक नहीं छूटा है। तो आप अगला टॉपिक का नाम लिखिए। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं सर। वही कंफ्यूजन ना पालिएगा, दुनिया में सब चीज पालिए, कंफ्यूजन ना पालिए। उत्तर प्रदेश सुशासन भ्रष्टाचार निवारण, उत्तर प्रदेश सुशासन भ्रष्टाचार निवारण लोकायुक्त सिटीजन चार्टर ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार और समाधान योजना। इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें से पहले आज शुरू हो रहा है सुशासन, उसके बाद शुरू होगा भ्रष्टाचार, फिर लोकायुक्त, लोकायुक्त के बाद फिर जो है आपका चलेगा आरटीआई, आरटीआई के बाद सिटीजनशिप, लेकिन उत्तर प्रदेश से। ठीक बात समझे? चलिए सुशासन समझिए। पहली बात तो सुशासन होता क्या है, कौन बता सकता है? थोड़ा बहुत अपना ज्ञान दौड़ाइए, बताइए। हो और ट्रांसपेरेंसी, ये मैंने ऐसा संबंधित में जवाबदेहिता हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता हो, पारदर्शिता हो। और सुशासन किसी राज्य या देश के लिए क्यों जरूरी है? सरकार प्रतिबद्ध होती है ना जवाबदेही की, सरकार प्रतिबद्ध होती है जवाबदेही की, राज्य के कल्याण। यूएनडीपी के अनुसार। ठीक, तो जैसा आप बताएं, पहली बात तो इसमें कल्याण के लिए, कल्याणकारी
सुशासन है क्या? कल्याणकारी, मतलब राज्य का जो भी नीतियां बने, ठीक, नियम बने या योजनाएं लागू की जाए वह या उसमें पारदर्शिता हो, प्लस समाज और राज्य के कल्याण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था? एक बहुत बड़े, वो पूरा भारत का, अखंड भारत में राज्य करवा दिया था। दिल्ली में नहीं, वो बात नहीं, हम अखंड भारत में राज्य करवा दिया था, उनका नाम क्या है? वो कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मेकर, राज्य के राजा का निर्माण कर दिया था। पूरे अखंड भारत को जो है एक ठीक। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पहली बात तो ये बात समझ में आया कि नहीं क्या होता है, हाँ? अब संयुक्त राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है? पहला होता है, इसमें देख लिखिए, इसमें 3 पॉइंट आइएगा, समझा देते हैं। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। राजनीतिक, आर्थिक, हम अपना नोट्स आप लोग शेयर कर देंगे, लेकिन हम ग्रुप में नहीं करेंगे, बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ। अभी यूपी स्पेशल का मार्केट में नोट्स है नहीं, इसीलिए मैं नोट्स ग्रुप में नहीं शेयर करता। हाँ, इतने मेहनत से सब लोग कैसे फ्री में पा जाएंगे? सर हम लोगों को तो दे देंगे। यूपी स्पेशल का नोट्स अभी कहीं मार्केट में सही से है ही नहीं, वोट डालिएगा तो। लेकिन आप लोगों को अहमियत नहीं पता चलता, सर लिखवा रहे हैं। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक, सर हम लोगों को दे देंगे। एक मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, ठीक, उस टेलीग्राम को जो यहाँ ज्वाइन किए, जो क्लास करते हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ ज्वाइन करना, और नोट्स कोई शेयर नहीं करेगा किसी को, ठीक, जो क्लास में है। खैर ये वीडियो नहीं बोलना चाहिए। ये बातें मैं ऐसे समझा रहा था, ये बातें नहीं है, और नोट्स सबके लिए रहेगा, ठीक है, नोट्स जो है सबके लिए रहेगा, ऐसी बात नहीं है, नोट्स सबके लिए होता है, ठीक, नोट्स जो है सबके लिए रहेगा। चलिए समझिए, एक मिनट समझिए टॉपिक। देखिए पहला है किसमें, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। राजनीतिक में क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो समझ में आएगा नहीं तो। राजनीतिक में होना चाहिए विधि का शासन, विधि का शासन मतलब, विधि का शासन मतलब कानून व्यवस्था। क्या हुआ, आप हंस रहे हैं? देखिए कल भी मैं यही बात बोल रहा था, जब समझाए ना तब सीरियस रहा करिए, क्योंकि तब मुझे गुस्सा आ जाता है। और जब हम बोले, आप लोग खुद हम सोचते हैं बोर ना हो, क्लास में कुछ बातें बोलते रहे, लेकिन जब समझाएं तब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, तब सीरियस रहा करें, ठीक है, कॉपरेट करें, नहीं तो फिर समझाने कोई मतलब निकलता नहीं। इतना मर के आदमी पढ़ाता है, ठीक है, हर चीज़ पैसा नहीं होता जीवन में। उस दिन मैं ही बोला था ना, अगर आप लोग बोल देते मैं छोड़ देता क्लास, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, उसी दिन जाके मैं वहाँ रिजाइन मारता, ठीक है। राजनीतिक में विधि का शासन, ठीक, विधि का शासन मतलब जो भी शासन चले वो कानून के अनुसार, कानून से ऊपर नहीं। मतलब भारत में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, ठीक है। और यह कॉन्सेप्ट कौन दिया, ये भी बात जानना जरूरी। यूएनडीपी कौन होता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत सही, उसने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अगला होता है आर्थिक। आर्थिक रूप में समानता होनी चाहिए। आर्थिक रूप में जैसे लिंग के अनुसार भी समानता हो, जाति, लिंग, ठीक, जाति और जाति वर्ग के आधार पर समानता। बात समझ में आ रहे हैं? मतलब किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक रूप से भेदभाव ना हो, चाहे वह लिंग, चाहे जिसका उसका कुछ भी हो, जाति चाहे जो हो, ठीक है, महिला पुरुष किसी के साथ भेदभाव नहीं। प्रशासनिक में क्या होगा? प्रशासन जो है कार्य सुचारू रूप से चलाए, ठीक है।
प्रशासन में देखिए मानवाधिकार, प्रशासन में मानवाधिकार, जो भी योजनाएं बने, जो भी योजनाएं या कल्याणकारी बने वह मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, किसके लिए? मानवाधिकार। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, ठीक। ऐसा ना हो कि कोई योजना ऐसी बन जाए जिससे मनुष्य के व्यक्तिगत मौलिक या किसी तरीके से हनन हो। ये बात समझ में आएगी, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें लिख लीजिए डेविड ओप्स, रुक जाइए, डेविड नाम लिख लीजिए, नाम तक थोड़ा लिखा, डेविड ओसबर्न, डेविड ओसबर्न बता रहे हैं, पहले नाम तो लिख लीजिए, डेविड ओसबर्न। ओसबर्न, ठीक। और एक लोग और, डेविड ओसबर्न और गैबलर, डेविड ओसबर्न और गैबलर। ये मानवतावादी है, मानवतावादी एक्टिविस्ट। क्या है? मानवतावादी एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? पता है? इतना बेसिक बेसिक चीजें मैं पूछ लेता हूँ कि कम से कम ये तो पता हो। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम सुने हैं? जो स्वतः से किसी सामाजिक मुद्दे पे संज्ञान हो, ठीक। जैसे मान लीजिए इसी क्लास में कुछ ऐसा काम हो जाए, अराजकता, इसमें से कोई व्यक्ति आगे आके और उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट करे, तो स्वतः से, ठीक, ये एक्टिविस्ट है। इनके अनुसार देखिए क्या क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ। सबके नीचे जो है ऐसे एरो लगा लगा के लिखते जाइए, सबका एक एक पॉइंट मैं समझा दूंगा। लिख लीजिए, पहले लिखिए, एक बात और लिखिए इसी में, डेविड ओसबर्न और ग्लेबर के सुशासन को, डेविड ओसबर्न, इसी पे डेविड ओसबर्न और ग्लेबर के सुशासन को उद्यमी सरकार इनका, ये उद्यमी सरकार के ऊपर अपना विचार रखते हैं। अब लिखिए इनके बारे में, तब मैं समझा रहा हूँ। एक एक पॉइंट लिखिए, उत्प्रेरक सरकार, उत्प्रेरक सरकार, इसी में ओसबर्न गैबलर की सुशासन को उद्यमी सरकार, उद्यमी सरकार, ये मतलब इसका की पॉइंट है। क्या है? ये की पॉइंट है, हेडिंग है, ठीक। अब इसमें लिखिए, इसमें एक एक पॉइंट, ये चार्ट बनवा रहे हैं, फ्लो चार्ट है, इससे कम से कम आप पूरा आंसर लिख पाए, नहीं तो लिखवाने समझा देंगे। इससे आप क्या है, ये फ्लो चार्ट आपका रहेगा तो पूरे चैप्टर का समराइज होता है। उद्यमी सरकार, पहले इसका पॉइंट तो लिखिए, तब तो बता रहे हैं। ये हेडिंग है उद्यमी सरकार, पहले इसका पॉइंट तो लिखिए। उत्प्रेरक सरकार, उद्यमी सरकार के आगे लिखना है। हाँ हाँ, ये जो पॉइंट दिखाए हैं, उत्प्रेरक सरकार, ठीक। इसके पॉइंट पे एरो वाला जो है उस पे लिखते जाइए, उत्प्रेरक सरकार। फिर उसके नीचे समुदाय आधारित सरकार, समुदाय आधारित सरकार, समुदाय आधारित सरकार। ये दोनों लोग मिलकर किस तरीके से सुशासन चलाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट दिए थे, क्या क्या होना चाहिए सुशासन चलाने के लिए। उत्प्रेरक सरकार, समुदाय आधारित सरकार। अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धी सरकार, प्रतिस्पर्धी सरकार। प्रतिस्पर्धी सरकार, प्रतिस्पर्धी सरकार। फिर अगला पॉइंट परिणामोन्मुखी, लिख लेंगे, परिणामोन्मुखी सरकार। परिणामोन्मुखी सरकार, ये परिणामोन्मुखी सरकार, ठीक। परिणामोन्मुखी सरकार। फिर अगला है ग्राहकोन्मुखी सरकार, ग्राहकोन्मुखी सरकार।
ग्राहकोन्मुखी सरकार, ये ग्राहकोन्मुखी सरकार, ग्राहकोन्मुखी सरकार। अगला उद्यमी सरकार, उद्यमी सरकार, उद्यमी सरकार। फिर अगला पॉइंट है पूर्वानुमान सरकार, पूर्वानुमान करने योग्य सरकार, पूर्वानुमान करने योग्य सरकार, पूर्वानुमान करने योग्य सरकार। पूर्वानुमान करने योग्य सरकार। एक काम करिए, पहले पूरा फ्लो चार्ट बना लीजिए, तब और फिर लिखवा दीजिए, तब समझाते हैं, एक तरफ से सब समझाते हैं। फिर इसके बाद लिखिए विशेषता, विशेषता। सर ये हो गए। अभी इसको जो टॉपिक लिखवाए हैं उसको समझाएंगे, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए, फ्लो चार्ट मान लीजिए, विशेषता। विशेषता में लिखिए, ये अभी उसी फ्लो चार्ट का है, आगे का कंटिन्यू हो रहा है। ये बताइए बात समझ रहे हैं कि नहीं, फ्लो चार्ट कैसे बन रहा है। जो लाइन है वो लाइन आगे ही बढ़ जाता है, ठीक। इसमें लिखिए भागीदारी, भागीदारी पहला है भागीदारी। घबराइए मत, एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले लिखिए। क्या हुआ? हाँ ठीक, बस आप लिख लीजिए सारा चीज। फ्लो चार्ट तो कम से कम है समावेशी, इसी में लिखते जाइएगा समावेशी। समावेशी। उत्तरदायित्व, उत्तरदायी या उत्तरदायित्व, उत्तरदायी। उत्तरदायी, ठीक, उत्तरदायी। फिर सर्वसम्मति, 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 सर्वसम्मति। सर्वसम्मति उन्मुख, सर्वसम्मति उन्मुख। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, सर्वसम्मति उन्मुख। अगला पॉइंट है विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। अगला पॉइंट प्रभावी दक्ष, विधि का शासन, शासन प्रभावी दक्ष। विधि का शासन प्रभावी दक्ष। अगला पॉइंट है अनुक्रियाशीलता, अनुक्रियाशीलता। अनुक्रियाशीलता, ठीक। अब इसमें अगला लिखिए चुनौतियां क्या है। आज समझ लीजिए, अगर नहीं टाइम बचेगा तो कल लिखवा दीजिए, लेकिन समझ लीजिए आज पूरा, समझाने में टाइम पूरा चले जाएगा। चुनौतियां लिखिए राजनीतिक अपराधीकरण, चुनौतियां राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीतिक अपराधीकरण। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार, अगला पॉइंट भ्रष्टाचार। अगला पॉइंट हिंसा की बढ़ती घटनाएं, भ्रष्टाचार। अगला पॉइंट हिंसा की बढ़ती घटनाएं, हिंसा की बढ़ती घटनाएं। अगला पॉइंट न्याय में देरी, भ्रष्टाचार, हिंसा की बढ़ती घटनाएं, न्याय में देरी।
न्याय में देगी। आज आप लोग बैठ के आनंद करेंगे। न्याय में देगी। एक और लिख लीजिए, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता ये चुनौतियां हैं। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता। एक और लाल फीताशाही। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, इसको बोलते हैं रेड ट्रैपिज्म। सुने हैं कि नहीं कभी? लाल फीताशाही जब भारत आजाद हुआ था तो जो है औद्योगिकरण हो रहा था, उसमें बहुत चरम में था ये लाल फीताशाही। फिर उसके बाद लिखिए इसी में, उत्तर प्रदेश में सुशासन। इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करिए। उत्तर प्रदेश में सुशासन। उत्तर प्रदेश में सुशासन। उत्तर प्रदेश में सुशासन लिखिए। गांव लिखिए, उत्तर प्रदेश में सुशासन। प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर। उत्तर प्रदेश में क्या बात है? प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन गांव की ओर। एक और, एक है जन सुनवाई समाधान। जन सुनवाई, जन सुनवाई। सुनवाई समाधान, समाधान। फिर उसके बाद जन सुनवाई समाधान। एक सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री मतलब सीएम हेल्पलाइन। सीएम हेल्पलाइन कौन बताइए कितना कितना ऑप्शन में? हाँ, कौन बताया? सही बताया, 10 से 6। 10 76। अब एक और लिखिए, सुशासन में संचार प्रौद्योगिकी। सुशासन में सुशासन में संचार प्रौद्योगिकी। इसमें क्या क्या है लिखिए। सुशासन में संचार प्रौद्योगिकी में लिखिए ई ऑफिस, ई ऑफिस, ई ऑफिस, ई विधान, ई ऑफिस, ई विधान, डिजिटल इंडिया मिशन, ई ऑफिस, ई ऑफिस, ई ऑफिस, ई ऑफिस, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, DIGIT, डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, ई विधान, ई विधान, और एक है स्मार्ट, ई विधान, ई विधान और स्मार्ट, स्मार्ट। ई स्मार्ट मतलब स्मार्ट, ठीक है। लिखिए एक और पॉइंट लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं, शुरू करिए पीछे से। सर स्मार्ट ई विधान लिखना है सर। ये पॉइंट समझा दिए थे ना सर? क्या बोलिए? सर स्मार्ट ई विधान अलग है और ई विधान अलग है। हाँ, हाँ? नहीं एक ही है स्मार्ट ई विधान, बस ये तीनों समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे कंटिन्यू करें। डेविड ओप्स पे आते हैं। डेविड ओप्स और ग्लेबर के अनुसार उद्यमी शाखा, ये दो
मानवतावादी या उद्यमी थे, इनका मानना था कि कोई सुशासन व्यवस्था तब सही सुचारू रूप से चल सकता है जब वह उद्यमी प्रवृत्ति का हो। उद्यमी प्रवृत्ति का हो मतलब उद्यमी मतलब क्या होता है? प्रगतिशील। उद्यमी मतलब प्रगतिशील, सही है भी सही। औद्योगिकरण पर फोकस कर, ठीक। इसमें पहला हेडिंग था, क्या था? कहाँ गया? उत्प्रेरक सरकार। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? ये केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है? क्रियाशीलता की दर को बढ़ाना। क्रियाशील दर को बढ़ाना, कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे एनिमल स्पिरिट पैदा हो। एनिमल स्पिरिट पैदा हो किसके अंदर? उद्यमियों के अंदर, और वह नए नए उद्योग लगाए जिससे समाज में गरीबी दूर हो, प्लस गरीबी के साथ पारदर्शिता हो, ठीक। भ्रष्टाचार ना हो, क्या ना हो? भ्रष्टाचार ना हो। उत्प्रेरक बात समझ में आई कि नहीं? फिर अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धी। ये तो बताने की बात नहीं। प्रतिस्पर्धी मतलब एक दूसरे के बीच कंपटीशन की भावना। अगर कंपटीशन रहेगा तभी कोई देश ग्रोथ कर सकता है, और कंपटीशन होने के साथ साथ उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन हो तो वह समाज कल्याण या जाति के या लिंग किसी के आधार पर भेदभाव न हो। कंपटीशन हो, समाज के बारे में नए नए उद्योग लगाए जाए और उद्यमशीलता बढ़े, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है कि पहले लिखवा दिए थे, नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रही है ना? फिर अगला पॉइंट क्या था इसमें? इसमें था परिणामोन्मुखी। तो परिणामोन्मुखी मतलब कोई भी आप कार्य करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि परिणाम के बारे में सोचेंगे। मतलब कोई कार्य करेंगे परिणाम की तरफ जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आप लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? परिणाम पाने के लिए है? नहीं पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो परिणाम पाने के लिए कोई भी कार्य ऐसा किया जाए कि जिससे परिणाम मिले और समाज में सुशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। सुशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। बातें समझ में आ रहा है? नहीं, ये लिखवाएंगे भी, ठीक है? बातें समझ लीजिए बस। अगला पॉइंट है आपका ग्राहकोन्मुखी। ये तो बताने वाली बात नहीं है। ग्राहकोन्मुखी जैसे कोई सुशासन ऐसा व्यवस्थित करिए जिससे ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित हो। कोई इंडस्ट्री, कोई उद्यम ऐसा लगाइए जिससे ग्राहक आपकी तरफ, जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का फैक्ट्री लगा दिया, ठीक। नया नया लेटेस्ट कपड़ा लेके आए, ठीक। अब लोग क्या करेंगे? कपड़े का फैशन है, कपड़े के प्रति, वैसे मुझे भी कपड़े बहुत लगा है, ठीक है। तो कपड़े के प्रति लोग जो है क्या करेंगे? जाएंगे, आकर्षित होंगे और वहां से खरीदेंगे। तो ग्राहक उन्मुखी हो गए। बात समझे? जीवन में कपड़े खूब खरीदा करो, ठीक है? मुझे तो कपड़े बहुत शौक है, कपड़े का, जूते का और घड़ी का बहुत शौक है। किसको? जूते का भी कलेक्शन होना चाहिए। मेरे पास 4-5 जूते हैं, ठीक है। बताने समझाने की बात थी, ये समझाने वाली बात थी, इसीलिए बीच में बोल दिया, ठीक है। ग्राहकोन्मुखी में दिमाग में इतना रहे कि यहाँ सर को कपड़े का वो था बात, इसीलिए मैं समझाता हूँ, उसमें कहानी मत बढ़ा कर, ठीक। उद्यमी सरकार समझाना नहीं, ठीक। बात समझिए, उद्यमी सरकार समझाना नहीं। अगला पॉइंट है पूर्वानुमान करने वाली योग्य सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्वानुमान करने योग्य सरकार, जैसे कोई पॉलिसी अगर वह ला रही है तो उसके दूरगामी परिणाम के बारे में उसको पता हो कि इस पॉलिसी का इंप्लीमेंट क्या होगा, समाज पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, 3 कृषि कानून बहुत ही बेहतरीन था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो उसमें था, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, लेकिन सरकार जो है इस बात को, इसको लिंक करके मैं समझा रहा, सरकार इस बात को जो है जमीनी स्तर पे पहुंचा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? किस टॉपिक के बारे में बताया? पूर्वानुमान। कोई पॉलिसी ऐसा बनाइए कि जिससे आने वाले समय में पॉलिसी जो है फ्लॉप ना हो, ठीक। पूर्वानुमान। और अगला पॉइंट क्या है? विकेंद्रीकृत सरकार लिखे थे? नहीं लिखे। विकेंद्रीकृत सरकार
विकेंद्रीकृत सरकार, विकेंद्रीकृत सरकार उसी टॉपिक में, इसी टॉपिक में था। इन लोगों का कॉन्सेप्ट था कि ये कैसा सुशासन चाहते हैं, इतना इतना ये शर्तें रखे थे सुशासन के लिए, तब कोई राज्य अच्छे से सुशासन सुचारू रूप से चल पाए। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है बताइए, ये तो हम बताएंगे, बताइए विकेंद्रीकरण आप बताइए, आप बताइए। सरकार जो होती है वो अपनी शक्तियां तो राज्य और राज्य जो है अपने से नीचे काम करता है। तो विकेंद्रीकरण बात समझ में आ गया। एक पॉइंट और है, बाजार उन्मुखी। बाजार उन्मुखी क्या होगा, वही ग्राहकों उन्मुखी के बाद को बाजार उन्मुखी बना दी। बाजार में ऐसी वस्तुएं आए जिससे लोग अट्रैक्ट हों, बाजार में ऐसी वस्तुएं आए जिससे लोग अट्रैक्ट हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि इस समय मार्केट में एक चीज का स्टेटस सिंबल बन गया, किस चीज का, एप्पल के फोन। आप लोगों के जेब में जिस दिन आपका सैलरी 3 लाख रुपए हुआ उस दिन एक एप्पल का फोन लेंगे। अभी हमारे मित्र हैं, एप्पल का सबसे लेटेस्ट फोन ये 1,73,000 है। वो अब एप्पल समझाने बस इतना सिंपल सी बात थी, सुनिए फिर बात करना शुरू, उनसे ज्यादा बात लगा आप लोगों का। एप्पल बता दिए तो मतलब समझाने के लिए कहानी बताते हैं, नहीं बताएंगे किताबी बात बताएंगे, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, सीरियसली बता रहे हैं। किताबी बात बताएंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। किताब तो सब लोग पढ़ रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। जब एग्जाम्पल समझाते हैं तो आप लोग अलग ही कहानी गढ़ने लगते हैं। एप्पल एक स्टेटस सिंबल है, ठीक है। तो बाजार उन्मुखी का मतलब क्या है कि बाजार में ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए कि जिससे लोग आकर्षित हो और एक स्टेटस सिंबल का काम करें। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें अब आते हैं विशेषता। विशेषता में देखिए, विशेषता में पहला क्या था, इसमें पहला था इसमें भागीदारी। भागीदारी मतलब इसमें भागीदारी, इसमें जो है महिला और पुरुष का समान भागीदारी। किसका? मेल और फीमेल का। किसमें भागीदारी? शासन, ठीक है। एक सुव्यवस्थित शासन चलाने के लिए महिला और पुरुष और पिछड़ा वर्ग सारे लोगों का समान भागीदारी। इसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई महिला, समझिए कोई महिला सरकार में रहेगी तो फीमेल, मान लीजिए कोई फीमेल सरकार में रहेगी तो वो फीमेल के बारे में समझेगी, फीमेल के कष्ट को समझेगी कि वो किस किस परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं और वह ऐसी ऐसी योजनाएं इंप्लीमेंट करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो अच्छे से सुचारू रूप से सुशासन चल पाएगा। इतना चिल्लवाते हैं गला सूख जाता है मेरा। भागीदारी बात समझ में आया कि नहीं? अगला पॉइंट है इसमें पारदर्शिता। पारदर्शिता सिंपल सी बात है कि उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी चीज, जैसे आप ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझिए आरटीआई। जैसे आपका ग्राम सभा है, ठीक, ग्राम सभा में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई से मांग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पारदर्शिता, कोई भी योजना लॉन्च हो तो सरकार ये बताए कि इस योजना पे कितनी कितनी पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुआ, ये पारदर्शिता होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगला पॉइंट है समावेशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और वर्तमान सरकार इस पर बहुत फोकस करती है। समावेशी बताइए, समावेशी पे वर्तमान सरकार बहुत फोकस करती है। टैगलाइन क्या है बताइए, आप बताएं। दो लोग, आप दोनों लोग बड़े शांत बैठे हो, तो पानी होना आज आपका रीजनिंग चलेगा। समझिए क्या है समावेशी, सबका साथ सबका विकास। बात समझे कि नहीं? मतलब शासन चलाने के लिए वही भागीदारी, और इसी के बाद का आगे का कड़ी ये है कि सभी लोगों का समान भागीदारी हो और कोई भी योजना लॉन्च हो तो वह सबके लिए समान रूप से हो, सबके लिए समान रूप से। अब इसमें आप कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस लॉन्च हुआ तो आप जो है सबके लिए नहीं, तो हर चीज के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। कुछ आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से उन लोगों को योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, कुछ आदिवासी हैं विशेष कैटेगरी, उनको योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, ठीक। तो मतलब समावेशी विकास सारे लोगों के लिए
ऐसी योजनाएं बने जिससे सब व्यक्ति को लाभ हो, ठीक है, चाहे वह गरीब व्यक्ति हो चाहे वह अमीर व्यक्ति हो। कोई भी कानून बने तो सबके लिए एक कानून, चाहे वो मुकेश अंबानी हो और चाहे वो अमीर अजीत दुबे, सबके लिए समान कानून, ठीक। अजीत दुबे मतलब मेरा नाम है। फिर अगला पॉइंट है उत्तरदायी के बारे में बताता हूं। उत्तरदायी मतलब अकाउंटेबल। जैसे कोई चीज शुरू हुआ, कोई योजना शुरू हुआ, तो आप जाके अधिकारियों से पूछ सकें कि आपने क्या किया, आपका कार्य क्या चल रहा है। जैसे मैं यहाँ अकाउंटेबल इसलिए है कि आप मान लीजिए कोई चीज़ नहीं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, सर ये मुझे समझ नहीं है, मैं इसके लिए जवाब दूँगा। बात समझ रहे हैं? कुछ ऊपर तो नहीं उड़ रहा है, सारा एक साथ समझा दे रहे हैं। यही जो बात है इसी को लिखते हैं, इसीलिए हम समझा दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है सर्वसम्मति। तो सब लोगों के सहमति से कोई योजना बने, सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति से। फिर उसके बाद है विधि का शासन, जो मैं पहले बता चुका। विधि का शासन मतलब कि इसमें जो है कानून के ऊपर कोई ना हो, मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी कानून हो उसी के अनुसार कोई भी कार्य करे, ठीक, विधि का शासन। अगला है और कौन सा है? अनुक्रियाशीलता। अनुक्रियाशीलता मतलब क्रियात्मक कार्य मतलब कोई भी कार्य आप ऐसा करें जिससे समाज को लाभ हो, ठीक है, आपको लाभ हो, समाज को लाभ हो, देश को लाभ हो। ऐसा नहीं कि आप चोरी करिए तो समाज को लाभ होगा, है? आपकी कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी ऐसा ना हो कि जिससे देश को हानि हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आधे घंटे चिल्लाए। कोई डाउट किसी को? नहीं डाउट ना? अब आते हैं चुनौतियों पे। चुनौतियां क्या है? ये तो गुड गवर्नेंस के चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो गुड गवर्नेंस या सुशासन अच्छे और सुचारू रूप से बढ़िया से चल पाएगा। लेकिन ये किताबी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। सारा चीज जो है क्या है, आप लोग भी जागरूक हैं, हम भी जागरूक हैं, सारे लोगों को पता है क्या चीजें कितना किसके पास पहुंच रही है। हम कैमरा ये बात नहीं बोल सकते। अगला बात है राजनीतिक अपराधीकरण। वैसे मैं भूल जाता हूँ कि ये लगा है, सच है? सीरियसली मैं भूल जाता हूँ, मैं बताते बताते कुछ ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। मेरा ट्विटर हैंडल जो था, बहुत एक समय था कि क्या फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को क्रिटिसिज्म करते थे। चुनौतियां देखें, राजनीतिक अपराधीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के समय में जिसके पास पैसे, धन, बल और अपराध में चरम पे है, वो जाके क्या कर रहा है? सत्ता में शामिल। एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में वर्तमान में 403 विधानसभा के जो मेंबर हैं उसमें 51% लोगों पे 51% लोगों पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोच लीजिए 51% लोगों पे। तो कहीं ना कहीं यह जो है सुशासन को पीछे ले जाने का कार्य है। सुशासन को पीछे ले जाने का, जब राजनीतिक अपराधीकरण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। वो पैसे क्या करेगा भाई? वो अगर पैसा खर्च करके योजना में मतलब वो जीत रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो पैसे पहले अपना इकट्ठा करेगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? भ्रष्टाचार। तो इसमें बताना नहीं, ये तो सारे लोगों को सब पता है। भ्रष्टाचार क्या होता है? एक बात और जान लीजिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि जो अब समाज में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट हो चुका है। जैसे दहेज, ठीक है, दहेज भी समाज में एक्सेप्ट हो चुका है। दहेज लेने के सहमत होते हैं कृष्णपाल बोले, और दहेज लेना गुनाह है, ठीक है, सच बताना चाहिए। दहेज लेंगे तो पहली बात तो दोनों की समस्या है, वो बात है टॉपिक का नहीं है।
तो समझिए, भ्रष्टाचार समाज में, बात कर लीजिए फिर क्लास बंद कर दो। भ्रष्टाचार समाज में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट हो चुका है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपको डीएल बनवाना है, क्या करें? कितने लोग डीएल ईमानदारी से पेपर दे के बनवाएंगे? आप बनाएंगे। और कितने लोग ऐसे होंगे कि डीएल जाके वहाँ खर्चे आ रहा था, वैसे तो बता रहे सप्लाई। सुनिए, भ्रष्टाचार ऐसे मान लीजिए, जैसे मेरा एक वो बनना था, आप प्रमाण पत्र, लेखपाल महाराज बोले, हम कहे ठीक है, फोन करा दिए, हमारे मित्र हैं तहसीलदार। उसके बाद कहे सर आप पहले बताए क्यों नहीं, आपको पैसे क्या जरूरत, हमारे घर पे ले जा पहुँचाए आप प्रमाण पत्र। तो पैसे पहले तो बोले, हम कहे ठीक है पैसा दे देंगे। उसके बाद हम उनका नंबर जानते थे, बोल दिए, हम क्या बात कर लीजिए जरा उनसे, फोन किए, उसके बाद वो हड़प गए। तो वही बात है कि भ्रष्टाचार एक्सेप्ट है, मतलब व्यक्ति काम करवाने के लिए चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, उसके लिए घूस देता है। ये समाज में इनडायरेक्टली एक्सेप्टेबल हो गया है। ठीक। तीसरा है हिंसा की बढ़ती घटनाएं। हिंसा की बढ़ती घटनाएं ये सुशासन के लिए सबसे ज्यादा समस्या का कारण है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल बताएं, अभी हाल ही में एक बहुत बड़े बाहुबली थे, नाम आप लोगों को पता ही होगा, अतीक अहमद। इसको किसको पता है? वो इलाहाबाद से थे, करेली से। अतीक अहमद को आम कोर्ट में गोली मार दिया गया, जो कि वो सुनवाई के लिए जा रहे थे, आम कोर्ट में उनको गोली मार दिया गया। तो ये अपराधीकरण भी शासन को पीछे ले जाने का काम करते हैं, सुशासन व्यवस्था को। बात समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? कहानी कथा चल रहा है कि तो सब पल्ले पड़ रहा है। नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा खत्म हुआ, चरणामृत क्या बोलते हैं वो, उसको लेते हैं चरणामृत ना, उसको लेके और मान भोग प्रसाद देखिए कि सिद्धम, कल पूछेंगे तो बताएंगे। ठीक। एक और है न्याय में देरी। न्याय में देरी क्या है? यह भी सुशासन के लिए बहुत बड़ा समस्या का कारण। जैसे अभी कोई मामला हो जाए तो आप वो मामला अगर कोर्ट में गया तो पहले कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर वहां से मान लीजिए कोई डिग्री हो गया, खारिज हो गया, तो फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो न्याय में देरी। और एक बात और है, भारत में जजों की संख्या कम है और नंबर ऑफ केस ज्यादा है। नंबर ऑफ केस बहुत ज्यादा है, जजों की संख्या कम है, इसीलिए सुनवाई में देरी होता है। तारीख पे तारीख क्या होता है? सुनवाई नहीं होती। ठीक। न्याय समझ में है? फिर आता है अगला पॉइंट, असमानता। आप लोग बताएं, असमानता, सॉरी, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता भी, जैसे हम मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, करंट। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा ये बात अलग है। असमानता इसलिए होता है, महिलाओं को कम आंका इसलिए जाता है। जैसे ये फैक्ट है, हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए, फैक्ट है। पुरुष जो है, पुरुष की इफिशियंसी थोड़ी ज्यादा होती है और महिलाओं की कम होती है। ठीक है, दिमागी लेवल पे नहीं, दिमाग में महिलाएं बहुत ज्यादा तेज हैं पुरुषों से। तो ये बात आप लोग भ्रम में मत डालिएगा कि जो है पुरुष ज्यादा तेज है। क्षमता के मामले में महिलाएं थोड़ा सा कम होती हैं। ठीक। और इनके साथ सबसे ड्रॉबैक ये होता है कि इनको जो है इसलिए नहीं मिलता, जैसे शादी होने के बाद परिवार बढ़ता है, जब वो पारिवारिक में आती हैं तो जब उनका बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उनको लीव लेना पड़ता है। ठीक। और लीव लेने की वजह से भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां वो ज़्यादा एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहती फीमेल को, क्योंकि उनका काम बाधित हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप में से कोई डाटा एक्सपर्ट है। ठीक। कंपनी आपके ऊपर डिपेंड है और आप जो है फिर आप मान लीजिए किसी का प्रेगनेंसी हो गया। ठीक। अब प्रेगनेंसी हो गया तो वो लीव लेगा तो उसका काम रुक जाएगा, इसलिए असमानता हो जाता है। ठीक। बात समझे? एग्जाम्पल से लाल फीता शाही। लाल फीता शाही क्या होता है बताइए थोड़ा। आप लोगों लगा पहले लिखवा दिए, बस सच छपवा देंगे, हैं? बताइए लाल फीता शाही क्या होगा? लाल फीता शाही कौन बता सकता है? रेड
ट्रेपिज्म, रेड ट्रेपिज्म। देखिए लाल फीता शाही होता क्या है? पहले कोई योजनाएं जब लॉन्च की जाती थी या कोई उद्योग लगाया जाता था, लाइसेंसिंग प्रणाली, ठीक, लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंस लेना इतना टफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था कि उसको कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। पहले नीचे जाता था, फिर उससे बड़े अधिकारी, फिर उससे बड़े अधिकारी, तब जाकर उसको लाइसेंस मिलता था। लाल फीता शाही में समस्या यही था कि कोई भी काम डिले हो जाता था। जैसे जो योजनाएं तत्काल प्रभावी होना चाहिए वह होता क्या था कि ये लाल फीता शाही की वजह से वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे कुछ अधिकारी जो है अपने कानून, अपने नियम, अपने अधिकार की वजह से बंधे रहते हैं और वह चाहते हैं कि इस व्यक्ति को हम लाभ पहुंचाएं, लेकिन वह नियम कानून से बंधे रहने की वजह से उस व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा पाते। फॉर एग्जाम्पल समझिए, कोई गरीब व्यक्ति आया है और वह वृद्धा पेंशन के लिए एलिजिबल, ठीक है, लेकिन वह टर्म्स एंड कंडीशन पूरा नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करता। अब टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करता, वो अधिकारी चाहता है कि उसको दे दे वृद्धा पेंशन, लेकिन क्या करेगा बेचारा, मजबूर है, कानून से मजबूर है, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो वो जो है ऐसे योजनाएं नहीं हो लाभ पहुँचाएगा। लाल फीता शाही का मतलब समझ लीजिए। सारी बात क्लियर हो गया? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। कौन तीन? सबको समझा दिया। अच्छा हाँ, उत्तर प्रदेश ये छूटा, समझ। उत्तर प्रशासन गांव की ओर, ये योजना उत्तर प्रदेश की है। प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है कि प्रशासन जो है गांव स्तर से शुरू होना चाहिए। गांव मतलब कोई भी अधिकारी जाए, गांव का भ्रमण करे। क्या करे? गांव का भ्रमण करे और गांव की समस्याओं को समझे और वहां सुशासन का स्थापना करे। क्या आप दोनों लोग बड़े मगन हैं? क्यों समझेंगे क्या बात है? गांव, ठीक है, कोई भी योजनाएं, मान लीजिए कोई कार्य चल रहा है, उसका व्यक्ति अधिकारी जाके गांव स्तर पे पता करे कि ये योजनाएं वहां पर जा रही हैं, पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। गांव से प्रशासन। अगला एक पॉइंट और इसमें जन सुनवाई। आप लोग जानते हो कि मुख्यमंत्री का दरबार लगता है, ठीक है, जन सुनवाई, एसडीएम का दरबार लगता है, तहसीलदार का दरबार लगता है और डीएम का भी दरबार लगता है, ठीक है। तहसीलदार का दरबार जो है कहाँ लगता है? तहसील में लगता है। जन सुनवाई होता है। जन सुनवाई में व्यक्ति जाता है, अपनी समस्याओं को बताता है और तत्काल प्रभाव से, कभी कभी क्या होता है, तत्काल प्रभाव से उसके समस्याओं का समाधान किया जाता है। समस्याओं का समाधान किया जाता है। जन सुनवाई मतलब समझ में आ गया? एक पॉइंट और है, सीएम हेल्पलाइन। तो इसमें क्या रहता है? सीएम हेल्पलाइन है तो भाई कोई समस्या है जाके फोन करिए, ठीक। तो वहाँ से जैसे अभी हम जब इसका एक एग्जाम्पल होता है, हेल्पलाइन के नहीं, लेकिन एक बता रहे हैं ट्विटर का फायदा। मेरे कॉलोनी में जहाँ मैं रहता था, एक गाय जो है परेशान थी, वो ट्विटर पे मेरे पड़ा हुआ है। तो वो जो है गाय काफ़ी मरने की अवस्था में पहुँच गई। मैं उसका फोटो खींच के और सीएम ऑफिस में टैग करके ट्वीट कर दिया और उसमें तुरंत इलाहाबाद के जो है पशु विभाग के डॉक्टर थे और सीएमओ थे, तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लिया गया और उस गाय का इलाज किया। ये फायदा होता है, ठीक। सीएम हेल्पलाइन में यही होता है। कुछ अन्य चीजें हैं, समझ लीजिए, कुछ अन्य पहल में है, जैसे माइन मित्रा, ये उत्तर प्रदेश का है। माइन मित्रा, माइन मित्रा मतलब जानते हैं क्या? माइन क्या होता है? माइन मित्रा माइन मित्रा जो है, समझिए, माइन मित्रा जो है, इसमें जो माइनिंग किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे आप जाके किसी भी माइन के बारे में, जैसे पहले बालू खनन का होता था, बालू खनन जाते थे, बहुत उसमें बाहुबली जो रहते थे उन्हीं को मिलता था बालू खनन करने का। जानते हैं नहीं? यहाँ भी चलता है नहीं? अतीक अहमद का पूरे लगभग हर जगह बोलबाला था बालू खनन। उसके नाम में कितने लोग ले लिए थे? तो बालू खनन ये जो है, आप जो है ऑनलाइन इस चीज़ के बारे में ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक। एक और इसमें पॉइंट था, चिकित्सा सेतु। ये कोरोना काल में बड़ा काम किया।
जैसे कोई समस्या हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं, किससे? डॉक्टर से, और उससे अपना सुझाव दे सकते हैं। देखिए भ्रष्टाचार सब जगह ऐसा नहीं है, मेडिसिन में तो और है भाई, जबरदस्त भ्रष्टाचार है मेडिसिन में। वहाँ पे 10-10, 15-15 रुपये सिरप जो है 100-100, 150 रुपये देते हैं, इतना भ्रष्टाचार है। तो ये सब सारी चीज़ें जैसे ऑनलाइन आप कंसल्ट करेंगे, फिर आपको जो भी फीस लगेगा आप दे देंगे, फीस देने के बाद आपका इलाज होगा, ठीक। और सुशासन सूचान, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सुशासन सूचान, कल जो है पूरा लिखना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। और कल कोई कहेगा नहीं कि सर जो है लिखवा रहे हैं, कल ये पूरा 1 घंटा लिखने में ही लग जाएगा। सुशासन सूचना, इससे होता क्या है, जब किसी राज्य की स्थिति सुशासन में रैंक अच्छा होता है, क्या होता है? रैंक अच्छा होता है, तो उसको हौसला मिलता है और वह क्या करता है? भ्रष्टाचार और जितने जन कल्याण योजनाएं उस पर ज़्यादा काम करता है, ठीक है। किसी ऐसे ही समझिए, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का टेस्ट हो, ठीक, इस बात को लिंक करके समझाया। टेस्ट हो, किसी कोई यही क्लास में अच्छा नंबर पा गया तो उसको लगेगा यार मेरा इतना नंबर आया, 100-150 पेपर होता है, 150 में इस बार मेरा 90 आया, अगली बार मैं 120 लाऊंगा। तो रैंक से क्या हुआ? क्लास में मान लीजिए कोई अगर दूसरे नंबर पे, इससे और लिंक करके समझ पाएंगे, कोई दूसरे लिंक पे है, कोई गया आ गया दूसरे नंबर पे, तो आप कहेंगे नहीं आप अगली बार मेहनत करके हमको पहले रैंक करना है। तो उससे कंपटीशन की भावना और आपके अंदर विकास की भावना दोनों आता है, ठीक। उत्तर प्रदेश जिला सुशासन सूचान, तो जिलेवार जो सूचान निकलता हो, इतनी बातें समझ में आ रही नहीं? लिखिए अब क्या, आप सारा पॉइंट को बता दो, कोई पॉइंट बचा है क्या? टाइम नहीं लिखिए, कम से कम कुछ दब कर लीजिए भाई। लिखिए सुशासन, लिखिए सुशासन, 10 मिनट लिख लीजिए बस, सुशासन। अच्छा, इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद क्लास में बोर कैसे हो जाते हैं आप लोग? 5-5 घंटा 6-6 घंटा हम लगातार पढ़े, सीरियसली बता रहे हैं। सोशोलॉजी ऑप्शनल था, हमारे साथ जो है PCS अधिकारी थे और DPO थे, वो आते थे, उनको छुट्टी नहीं रहता था, आते थे और जल्दी जब छुट्टी नहीं रहता था, छुट्टी मिल जाता था, पूरे दिन पढ़ाते थे, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, बीच में है 10 बजे से 6 बजे कुछ चाहिए, थोड़ा चलिए लिखिए सुशासन। सुशासन लिखिए, शासन एक व्यापक और बहुआयामी, शासन एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा, बहुआयामी अवधारणा जिसका प्रयोग वर्षों से विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, वर्षों से विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। इसके बावजूद चलिए किसी दिन टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन वो नोट्स वहीं जाएगा। जिसका उपयोग वर्षों से विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, इसके बावजूद इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं, सर्वमान्य परिभाषा नहीं, मतलब ऑथेंटिक कोई परिभाषा नहीं इसकी, सर्वमान्य परिभाषा नहीं, जिसका विशिष्ट अर्थ उपयोग करने वाले व्यक्ति कॉमा प्रयोजन और सामाजिक राजनीति वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, अगले पैराग्राफ से इस संदर्भ में किस संदर्भ? सुशासन के संदर्भ में लिखिएगा, सुशासन के संदर्भ में कौटिल्य ने अपने सुशासन के संदर्भ में कौटिल्य कौटिल्य ने अपने
किसमें कहे थे? कौन सी किताब? अर्थशास्त्र में क्या था? इकोनॉमिक्स था। लिखिए अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कितने लोग भाग लेंगे क्लास के बाद? कितने लोग अभी क्लास करने के बाद भाग लेंगे? ये गलत है, ये बहुत गलत है। अर्थशास्त्र में एक सुशासित राज्य के हमें फ्री में मिलता है ना, हम छोड़ के नहीं जाते। फ्री में हमें मिलता, हम छोड़ के नहीं जाते। वहाँ इलाहाबाद फ्री में मिलता था खिचड़ी, नहाने जब जाते थे मकर संक्रांति जरूर खाते। हम थे, हमारे बहुत सारे मित्र लोग जाते और खिचड़ी दोनों खा के आते हैं। ठीक है, फ्री में छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थशास्त्र में एक सुशासित राज्य के राजा के लक्षणों का, अर्थशास्त्र में एक सुशासित राज्य के राजा के लक्षणों का, विस्तार से वर्णन किया गया। है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा। अपनी प्रजा के सुख में, अपनी प्रजा के सुख में ही उसका सुख निहित है, कॉमा, और सुख निहित है, कॉमा, उनके कल्याण में उसका कल्याण है। जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है वह उसे अच्छा नहीं मानता। जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है, जो कुछ भी उसे अच्छा नहीं मानता, लेकिन जो कुछ प्रजा को अच्छा लगता है, बात समझिए, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, टेक्निकल पॉइंट है कि मान लीजिए जो राजा होता है, जरूरी नहीं कि उसको जो अच्छा लगे वो प्रजा का अच्छा लगे, लेकिन प्रजा को जो अच्छा लगे वो राजा का, यही बात इसका मतलब था। लेकिन जो कुछ प्रजा को अच्छा लगता है वह अच्छा मानता है, जो बात समझे ना वही अच्छा मानता है। उदाहरण के लिए कौटिल्य के अनुसार सुशासन के निम्नलिखित अंग होते हैं। लिख लीजिए। पहला क्या है? बस अरे 4 पॉइंट बस लिख लीजिए, 4 पॉइंट कम से कम। आप जल्दी सांस फूलने लगता है। सर मैंने कुछ कहती भी नहीं आपको। सर अगर लेट हो जाएगा ना फिर। कानून व्यवस्था लिख लीजिए, 4 पॉइंट। कानून व्यवस्था सबसे लेबोरियस है, सबसे जल्दी सांस फूलने लगता है। किसका? आपका लेबोरियस है। सर मैं कुछ बोलती तो नहीं हूँ। लेबोरियस मतलब समझ नहीं? कर्मठी है आप। क्या? क्लास जो है मिस नहीं करते। प्रशंसा की आप समझ नहीं पाई। कानून व्यवस्था। अगला पॉइंट, लोगों की देखभाल। सारे लोगों को मैं मानता हूं कि आप लोग क्लास करते हैं, सबसे बड़ी बात है लोगों की देखभाल। अगला पॉइंट, निर्णय के आधार के रूप में न्याय और तर्क संगतता। अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। एक बात समझिए, आप लोग से क्वेश्चन पूछते नहीं बता पाते, उससे ये मत सोचिएगा कि जो है मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चलता है। आपको क्लास करते हैं, ये मुझे बड़ी खुशी है। क्लास आप आंसर ना बता पाए कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार और मुक्त शासन। देखिए आप तो क्लास करते हैं ना, वही बहुत बड़ी बात। आप आंसर ये ना बता पाए, मुझे इस बात का अच्छा नहीं पता, लेकिन मैं बोला मार कर तब आपकी क्लास की बात है। आपकी क्लास क्या हुआ? आपकी क्लास नहीं छोड़ते हैं? नहीं, वो तो सही बात है, छोड़ दे। क्या मैंने लिखने ठीक है, समझते तो हैं, एक्टिविटी ऐसी आपकी बात कम से कम बातें समझ नहीं पाते।